तो अब हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ। अगर आपको लास्ट लेक्चर तक क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को लगता है इस केस स्टडी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। केस 2 क्या है? मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम है जेई का। जेई का होता है इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम रहता है ये। और स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि हमने जो बच्चे ट्रेन करे उनके मार्क्स अच्छे हैं। अब मान लीजिए कि वो कह रहे हैं हम 300 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। वो कह रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट कि हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स जो आ रहे हैं वो 200 आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ क्लेम कर दी। जैसे लास्ट लेक्चर में उन्होंने शुगर लेवल कम करने के लिए क्लेम करा था, इस इस बार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके 200 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से। तो यहाँ पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या लगाएंगे? आपको पता लगाना है कि मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, ये है 10,000 बच्चों का, ये 10,000 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या चांसेस हैं कि 200 मार्क्स आ जाएं बच्चों के। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 100 बच्चों को पढ़ाया और उनके आ गए 200 मार्क्स। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एवरेज बच्चे के 200 मार्क्स आ रहे हो, कि हर बच्चा नॉर्मल बच्चा ही 200 मार्क्स ले आ रहा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ 10-100 बच्चे उठाए, उन 100 के भी 200 आ गए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा क्या हुआ जब नॉर्मल बच्चा भी ला रहा है 200 मार्क्स? तो हमें यही पता करना है कि जो 200 मार्क्स का उसका क्लेम है वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ना हो। हाई प्रोबेबिलिटी ना होने का मतलब क्या है कि अगर आप रैंडमली 200 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई चलो मैं 100 बच्चे सिलेक्ट कर रहा हूँ रैंडम, तो उनके 200 मार्क्स ना आ रहे हो, हर नॉर्मल बच्चे के 200 मार्क्स ना आ रहे हो, पढ़ने के बाद ट्रेनिंग होने के बाद ही उनके 200 आए। और वो आप कैसे पता लगाएंगे? जब 200 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी जो है, यहाँ 200 मार्क्स लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो। तो इसी चीज को अब हमें आगे प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे? आप एक नल हाइपोथेसिस लेंगे, नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या करिए? कोचिंग गेट्स बेटर मार्क्स, ये जो कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं। और हमारी एक अल्टरनेट है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो क्या कह रही है? एवरेज स्टूडेंट हैज 100 मार्क्स, 200 मार्क्स। और कोचिंग क्या कह रही है? हमसे पढ़ने के बाद 200 मार्क्स आते हैं, हमारे यहाँ पढ़ने के बाद। तो बस अब हमें ये क्लेम को बताना है कि वो सही है या नहीं। वो कैसे करेंगे? अब हम वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक चीज़ कंप्लीट कर रखी है जिसको हम लोग कहते हैं कि CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो क्या करता है? प्रोबेबिलिटी ऐड करता चला जाता है। ऐड करने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ कुछ मार्क्स है 80, तो 0 से लेके 80 तक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कि मार्क्स आए आपके 0 से लेके 80 तक, ये होता है हमारा CDF। अब हमारा क्या क्लेम है? हमारा जो केस स्टडी है वो कह रहा है कि जो हमारे मार्क्स हैं 200, वो
हाई प्रोबेबिलिटी में, लो प्रोबेबिलिटी में आने चाहिए, आसानी से हर किसी के नहीं आ सकते। तो इसमें आप क्या सोल्यूशन लगाएंगे? भाई ये तो 0 से 200 तक है, तो यहाँ आप क्या सोल्यूशन लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी एड अप होके 1 आती है। भाई प्रोबेबिलिटी कि आपके मार्क्स 0 से लेके 300 तक आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके 200 तक माइनस कर देंगे। हम क्या चीज कर रहे हैं, ये जो एरिया है टोटल कितना है, ये टोटल हमारा 1 है, उसमें से इतना हिस्सा हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या ये निकल के नहीं आ जाएगा? अब वही चीज है यहाँ पे भी हमारे पास। अब ये जो एरिया आया, ये ग्रीन शेडेड जो एरिया है, एक सेकेंड, हमारे पास ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 200 से 300 में आ रहे हैं। इसका मतलब कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों को अच्छा ट्रेन कर रही है और उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब हम एक अल्फा वैल्यू डिसाइड करेंगे। अल्फा वैल्यू, अल्फा वैल्यू इसमें क्या रहेगी? मान लीजिए हम कह रहे हैं इसमें अल्फा वैल्यू 0.2, उसमें हमने प्रूव करा था कि पी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। ज्यादा इन द सेंस कि जहां पे 85% लोगों का शुगर ठीक कर रही थी दवाई हमारी, तो हम कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो ठीक करे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आनी थी वो अल्फा वैल्यू से ज्यादा आनी थी कि भाई कम से कम हमारा 0.5 या 0.6 लोगों का जो शुगर है वो ठीक हो रहा है। यहाँ पे क्या आपको उल्टा प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि प्रोबेबिलिटी कि 200 मार्क्स आ जाए बंदे के वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 200 सिर्फ उन्हीं बच्चों के आ रहे हैं जिन्होंने कोचिंग करी है। अगर हर नॉर्मल बच्चे के 200 आने लगे तो कोचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए यहां पे हमारे पास जो केस आएगा वो आएगा कि हमारी जो पी वैल्यू है अगर वो स्मॉलर है अल्फा वैल्यू से। पी वैल्यू क्या है? जो हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन में इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी आई थी, यानी कि 200 से लेके 300 मार्क्स तक के बच्चों की। अल्फा क्या है? जो हमने डिसाइड करा कि भाई कोचिंग इस लायक है या नहीं है। हमने कहा कि भाई 0.2 से कम आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, कि कम से कम 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20% जो बच्चे हैं उन्हीं के 200 नंबर आए तभी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। अगर हर बच्चे के 200 आने लगे तो 200 मार्क्स की वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो कोचिंग का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोचिंग भी 200 मार्क्स लेकर आ रही है। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी कम आई 0.2 से, मान लीजिए अब कोचिंग ने टेस्ट कंडक्ट कराया कि भाई हमने अब इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग शुरू कर दी। ये रहा हमारा 200, ये रहा हमारा शेड, ये है 300, ये है 0 और ये है मान लीजिए एवरेज आ रहा है 100। अब हमने 200 की प्रोबेबिलिटी निकालनी शुरू करी। 200 की कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पी और 0 से लेके 200 तक की हमने माइनस कर दी। आप मान लीजिए ये वैल्यू आई 0.16। अब 0.16 आपकी वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी कि बच्चे के, किसी भी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 200 से लेके 300 के बीच, वो है 0.16, जो कि हमने डिसाइड करा कि अल्फा वैल्यू 0.2 से, ये हमने डिसाइड करी। ये जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग करते हैं वो सब करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं और वो हर बिजनेस के हिसाब से अलग होती है। अगर मेडिकल है कुछ
तो ये वैल्यू और कम होगी, क्योंकि मेडिकल में जान का खतरा रहता है। लेकिन कोचिंग की बात है तो हमें एक जनरल आइडिया चाहिए, हमने 0.2 लेके ही चलिए। अब क्या है, हमारी जो पी वैल्यू है ये कम आई अल्फा से, पी वैल्यू इज स्मॉलर देन अल्फा। इसका मतलब 200 से 300 मार्क्स के बीच में जो बच्चे हैं वो बड़े कम आते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत 100 बच्चे जो हैं 100 में से 80-90 के 200 मार्क्स से ऊपर आए हैं या 200 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, कि कोचिंग गेट्स बेटर मार्क्स, कोचिंग क्या है, बेटर मार्क्स लेकर आती है 200। नॉर्मल बच्चे के कितने आ रहे हैं, 100 मार्क्स, 180 मार्क्स, लेकिन 200 आना बड़ा मुश्किल है, और 200 वो कोचिंग लेके आ रही है। और ये चीज हमने कैसे प्रूव करी, कि क्योंकि 200 मार्क्स जो है सिर्फ 0.16 बच्चे लेकर आ पा रहे हैं, यानी कि कुल 16% बच्चे हैं जो 200 मार्क्स ला पा रहे हैं। तो इसका मतलब कोचिंग से बच्चों के मार्क्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो गई है। और इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका रहेगा हमारा, इसे हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, फेल टू रिजेक्ट। कोचिंग जो बात कह रही थी हम उसे झूठ साबित नहीं कर पाए, उस बात को रिजेक्ट नहीं कर पाए। और ये फेल टू रिजेक्ट हम शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो बंदा है हमसे झूठ ही बोल रहा है। ये स्टैटिस्टिक का एक थंब रूल है, कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ मान के चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि जो बंदा है सामने वाला वो झूठ बोल रहा है। तो इस बिना पे हम ये कहेंगे वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब हमने क्या करा, हमने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें हमने क्या पढ़ी, भाई एक हमने पढ़ा था शुगर वाला केस, कि कितने लोगों का शुगर कम हो रहा है, और एक हमने पढ़ा मार्क्स वाला केस। शुगर वाले केस में हमारा क्या था, हमने कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करा था, और यहां से यहां तक। मार्क्स के केस में हमारा क्या था, कुछ ऐसा था, ये रहा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट था, ये था हमारा राइट टेल टेस्ट। टेल क्या है, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सट्रीम्स। बस ये लेफ्ट में आता है इसलिए इसे लेफ्ट टेड, ये राइट में आता है इसलिए इसे राइट टेड। कोई इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस बात को मैं लेकर क्यों आया हूं, ये लेफ्ट टेड और राइट टेड, ये अब हमारे पास एक केस आएगा टू टेड टेस्ट का। टू टेड टेस्ट हमारा क्या कहता है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करा, और मैं ये कह रहा हूं कि जो नोबेल प्राइज विनर्स है, नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज, नोबेल की स्पेलिंग मुझे पता नहीं, नोबेल प्राइज मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी। नोबेल प्राइज विनर की जो एज है, एवरेज एज, वो है 60। मैं ये बात क्लेम कर रहा हूं। तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा, मेरे को लगता है चीजें क्लियर हो गई है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें ये चीज प्रूफ करनी होगी कि ना तो उसकी एज बहुत कम है, नोबेल प्राइज जीतने वालों की एवरेज एज, ना ही बहुत ज्यादा है, यानी कि ना तो यार उनकी एज 30 के अराउंड है, ना ही उनकी 90 के अराउंड है। इसके लिए हमें दोनों साइड के जो टेल है उनको रिजेक्ट करना होगा, कि ना तो वो बहुत ज्यादा एज में नोबेल प्राइज विनर्स की एज जाती है,
ना ही बहुत कम एज में नोबेल प्राइज जीतते हैं। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है कि एवरेज विनिंग एज जो है 60 है, वो ट्रू हो जाएगी। और ये दोनों एक्सट्रीम्स पे आप जब आप ये काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स पे काम कर रहा है। यहाँ पे ईयर्स लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा टू टेल्ड टेस्ट। लेफ्ट टेल हमने कर लिया, राइट टेल कर लिया, और हमने टू टेल फिनिश कर दिया। आज के लेक्चर में इतना ही।